नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब थंबनेल से आपको पता चल गया ही होगा आज की वीडियो किस सब्जेक्ट के लिए है और किस क्लास के लिए है। तो आप सही हैं, ये वीडियो कृषि अर्थशास्त्र जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, क्लास 12th एग्रीकल्चर में पढ़ाई जाती है। तो उसका पेपर आपका 7 मार्च को है, ठीक है, यानी कल ही इसका जो पेपर है आपका है। तो इस वीडियो में हम जो 2011 का पेपर था उसको कंप्लीट जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन जो बाहर से नहीं आता, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से बने होते हैं। आपके लिए कुछ नया नहीं बनता, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आज 2011 का देख लेते हैं, ठीक है, 14 साल पहले का पेपर। तो इसमें देखिए बहुविकल्पीय सेक्शन आ गया है। पूछ रहा है कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। इसमें अर्थशास्त्र की फिजिकल वेलफेयर डिफिनेशन पूछी जा रही है। एडम स्मिथ देखिए 1776 में इनकी पुस्तक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये वेल्थ ऑफ नेशन करके आता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ये क्या बोलते हैं, हाँ, धन संबंधी परिभाषा दी थी। फिर जेके मेहता आ जाते हैं, जसवंत के खुसरो मेहता, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्होंने आवश्यकता विहीनता यानी वांटलेसनेस डिफिनेशन दी। रॉबिन्स आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर मार्शल, जो अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने क्या किया था, कल्याण आधारित परिभाषा थी। और पीगू कैनन बेवरिज चैम्बरलिन ने मार्शल का जो सपोर्ट किया, और एडम स्मिथ का सपोर्ट किया सीनियर वाकर, इसके अलावा जेबी से, फिर ठीक है, इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर और क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए भूमि उत्पत्ति का सक्रिय साधन है लिखा हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है भाई। आपको पता है सक्रिय साधन कौन सा है? सक्रिय साधन श्रम है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। श्रम कार्यशील सक्रिय साधन है। फिर क्या कर रहा है, भूमि की पूर्ति असीमित यानी अनलिमिटेड है, ये भी सही है। देखिए कोई भी भूमि है वो लिमिटेड है, ठीक है, आपको पता है भूमि लिमिटेड है। जैसे हमारी भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो वो सीमित है, उससे ज्यादा वो नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज है। फिर क्या है, भूमि का आर्थिक लगान से संबंध, आर्थिक लगान से संबंध नहीं, ये भी गलत है आपका। भूमि का जो है वो मतलब आर्थिक लगान से सीधा संबंध होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। यही डिफिनेशन है कि प्रकृति प्रदत्त वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जो पृथ्वी तल से ऊपर हो या नीचे हो, सब भूमि कहलाती है, ठीक है, निःशुल्क वस्तुएं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ है कई वीडियो में। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर आपका कि आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। माल्थस गलत ऑप्शन है। वाकर गलत ऑप्शन है। रिकार्डो, देखिए रिकार्डो ने क्या किया था, इन्होंने लगान सिद्धांत दिया था। लेकिन मार्शल जो है आपके अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने परिभाषा तो दी ही थी, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लगान की अवधारणा जो है उसका प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है, श्रमिक से श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तो सत्य कथन है, ठीक है। श्रमिक जो है, श्रमिक को श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, ये श्रम की एक विशेषता भी है या एक लक्षण भी है। श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, ये भी सही है, मैंने अभी आपको बताया श्रम सक्रिय साधन है, बाकी भूमि वगैरह सब निष्क्रिय साधन है। श्रम अनाशवान है, यही आपका गलत ऑप्शन है इसमें, ठीक है। श्रम नाशवान होता है, ये मैंने आपको बताया है श्रम के लक्षण में, तो ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है। फिर श्रम की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है, नहीं बढ़ा सकते हम, मतलब कार्य क्षमता जो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका गलत ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका गहरी खेती से सर्वाधिक महत्व है, ठीक है। गहरी खेती में सर्वाधिक महत्व किसका है, साहसी पूंजी प्रबंधन। तो प्रबंध, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, श्रम जो लेबर होता है उसका गहरी खेती में प्रमुख महत्व या सर्वाधिक महत्व होता है। फिर कह रहा है किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो आपको ये तो रटा गया होगा, एडम स्मिथ जो है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक। वहीं कोई पूछ ले कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। इनका समय जो है 375 ईसा पूर्व है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो हिस्ट्री का है, ठीक है, 375 बीसीई। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य साहब का 350 बीसीई है, तो ये तो मैंने हिस्ट्री का था, वैसे बता दिया मैंने। फिर देखिए आगे क्या है, अर्थशास्त्र के भागों को बताइए। इसमें भाग या विभाग या यानी, ठीक है, अर्थशास्त्र का भाग पूछे या विभाग पूछे, सारी एक ही चीज है, तो कौन कौन सा जाएगा, उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण राजस्व। इसका सीरियल से क्या होगा, पहले उत्पादन आएगा, फिर उपभोग, फिर विनिमय, फिर वितरण, फिर राजस्व, यानी प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। राजस्व को ये बोलते हैं क्या है, इसको लोकवित्त बोलते हैं, रेवेन्यू या पब्लिक फाइनेंस।
फिर लगान क्या है? देखिए लगान क्या है? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि स्वामी को, ठीक है, भूस्वामी को, जो लैंड लॉर्ड है, भूस्वामी को भूमि की मौखिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। यही कहा था आपके ये रिकार्डो साहब ने, ठीक है। तो ये परिभाषा हो जाएगी। फिर सीमांत उपयोगिता क्या है? यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पूछी जा रही है। सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता का सूचक है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। क्या बताया है कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है। जहां सीमांत या मार्जिनल आ जाए वहां आप तुरंत क्लियर कीजिए कि एक अतिरिक्त इकाई वहां पर एन एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो यूज हो रही है। फिर देखिए विनिमय के दो लाभ, कौन कौन से लाभ हो गए एक्सचेंज के? देखिए पहले क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक धनों का उपयोग हो जाता है, ठीक है। फिर आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति भी हो जाती है। विनिमय मतलब लेन देन, एक चीज देंगे एक चीज लेंगे, वही होता है। परिभाषा तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी वस्तु या सेवा के ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अति लघुत्तरी में हमारा आ जाता है आवश्यकताओं के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसमें ये पूछा जा रहा है आवश्यकता मतलब वांट, ठीक है, WANT, वांट मतलब होता है आवश्यकता, वहीं डिजायर मतलब होता है इच्छा, ठीक है। कहीं कहीं आवश्यकता को नीड भी लिखा रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मेनली आपका वांट रहता है। क्या क्या हो जाएगा लक्षण? देखिए आवश्यकता एक संकुचित अवधारणा है, ठीक है, एक संकुचित अवधारणा है। और क्या हो जाएगा? आवश्यकता आरंभ में इच्छा होती है, ठीक है। आवश्यकता आरंभ में क्या होती है? इच्छा होती है। कैसे होती है वो भी जानिए। देखिए इच्छा क्या होती है? इच्छा मैं आपको बता देता हूं। इच्छा जो है किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में, ठीक है, किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में किसी काम को करने या किसी वस्तु के पाने की लालसा इच्छा कहलाती है। तो इच्छा यही होती है, किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को पाने की कामना को इच्छा कहते हैं। और आवश्यकता क्या होती है? देखिए इच्छा यानी डिजायर प्लस साधन, ठीक है, यानी जो सोर्सेज है, प्लस तत्परता, इसको कहेंगे इच्छा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इच्छा, साधन तथा तत्परता के योग को हम क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आवश्यकता है वो आरंभ में इच्छा होती है, ठीक है। कोई भी आपके मन में लालसा हुई किसी काम को करने की या चीज को पाने की, तो आपके पास साधन भी है और इच्छा तो आपकी हुई ही है, आप तत्पर भी हैं वो करने के लिए, एक्साइटेड है, मुझे करना ही है वो, तो वो यहाँ पर जो है आवश्यकता इच्छा बन जाएगी, ठीक है। फिर देख लीजिए, तो पहला यहाँ पर यही अवधारणा हो जाएगी कि संकुचित है, मतलब संकुचित अवधारणा है पहला, ये आपका जो बोलते हैं लक्षण, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्रत्येक आवश्यकता आरंभ में इच्छा होती है, ये भी बता चुका हूं। आवश्यकताएं इच्छाओं का परिणाम है। फिर आवश्यकताएं वास्तविक होती है, ये आप ध्यान में दीजिए। आवश्यकता जो होगी वो वास्तविक होगी, ठीक है। उसका भी कारण है, क्यों वास्तविक होगी? क्योंकि आपके पास साधन होने चाहिए। अगर आपके पास साधन है तो भाई आप वो, यानी जो आवश्यकता इच्छा है वो आवश्यकता है, ठीक है। देखिए इच्छा तो वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। आपकी इच्छा है आपको जीते जी स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है? जीते जी स्वर्ग, यानी हेवन आपको जाना है, इच्छा आपकी है। तो ये चीज है, आपको आपको स्वर्ग जाना है, आपकी भाई बहुत बड़ी इच्छा है, आप तत्पर भी है कि मुझे जाना ही है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? आपके पास साधन नहीं है, ठीक है, साधन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी इच्छा रह जाएगी। वहीं अगर आपके पास साधन भी हो जाए तो आवश्यकता हो जाएगी, लेकिन तब समस्या ये होंगी, तब वो वास्तविक हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के लिए। ये सारी आप लिख सकते हैं, यही सारी आपकी जो है यहाँ पर आवश्यकता के लक्षण हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? आवश्यकता विशेष को संतुष्ट किया जा सकता है, तो ये सारे लक्षण आप लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए आगे का क्वेश्चन, इसमें आपका क्या कह रहा है, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे 12वां क्वेश्चन कि बाजार कीमत का क्या अर्थ है? मार्केट प्राइस। देखिए क्या होती है बाजार कीमत? देखिए बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की अंतर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है, ये होती है आपकी बाजार कीमत, ठीक है, ध्यान में आया होगा आपको। और यह समय की उस अवधि में पाई जाती है जिसमें वस्तु का संभरण या पूर्ति स्थिर रहता है, ठीक, क्लियर हुआ आपको? फिर आपको ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये वाला जो है आपका 13वां क्वेश्चन, कुल लाभ व शुद्ध लाभ में अंतर। क्या पूछ रहा है पर आपका? नेट प्रॉफिट और जो है आपका टोटल प्रॉफिट, उसमें आपको अंतर लिखना है। तो कुल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या क्या अंतर होता है ये आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिख देना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुल लाभ आपका क्या होता है, जो टोटल प्रॉफिट बोलते हैं, तो वो आपका किसी फर्म की कुल आय
या कुल उत्पादन व्यय का अंतर ही कुल लाभ होता है। क्या होता है कुल लाभ? कोई भी आपका फर्म है तो उसमें जो भी आपकी टोटल इनकम होगी तथा जो आपका टोटल यानी प्रोडक्शन में जो व्यय होगा, जो आप खर्च करेंगे प्रोडक्शन में, उसके बीच में जो अंतर आपको मिल रहा है वही आपका कुल लाभ। वहीं जिसको शुद्ध लाभ या निवल लाभ बोलते हैं, तो किसी उद्यमी को केवल जोखिम उठाने तथा सौदा करने की योग्यता के बदले जो पुरस्कार मिलता है उसको शुद्ध लाभ बोलते हैं। आपको पता है उद्यमी जो होता है साहसी, उसको क्या फायदा मिलता है? उसको यानी पारितोषिक के रूप में क्या मिलता है? तो उसको लाभ या हानि होती है। अगर आपका बिजनेस चल गया, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस चल गया, लाभ हो गया, नहीं चला, हानि हो गई। तो वही है, क्या है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या उद्यमी है, उसको सिर्फ वो रिस्क उठा रहा है, ठीक है, रिस्क उठा रहा है नाम बनाने के लिए। तो रिस्क उठाने की मतलब उठा रहा है, या उसकी जो योग्यता है सौदा करने की, उसके लिए जो उसको मिल रहा है उसको बोलते हैं हम शुद्ध लाभ, ठीक है। फिर भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या है उसके बारे में पूछ रहा है 14वां क्वेश्चन। देख लीजिए भूमि विकास बैंक क्या होता है। तो देखिए ये बैंक किसानों की भूमि को बंधक बनाकर उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, जिसको एलडीबी बोला जाता है। ये मान लीजिए आप फार्मर हैं तो ये आपकी कुछ जमीन लेंगे, ठीक है, आपकी कुछ भूमि लेंगे और उसको ये लोग बंधक बना लेंगे, अपने पास गिरवी रख लेंगे और उसको गिरवी रख के आपको लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण। तो वही आपका भूमि विकास बैंक होता है। इसको एक दो और नाम है इसका, जैसे इसको सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं, यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, यानी CARBD भी बोला जाता है, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली की दो विशेषताएं। यहाँ पर जो आपका ज्वाइंट फैमिली होती है उसकी आपको यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप पहला लिख सकते हैं बड़ा आकार, भाई इसमें ज्यादा लोग होते हैं, 3 से 4 लोग या उससे भी ज्यादा होते हैं। और क्या, कर्ता का महत्व यहाँ पर होता है। फिर संयुक्त संपत्ति होती है, संयुक्त निवास करते हैं सभी लोग संयुक्त रूप से, संयुक्त रसोई होती है, साथ बैठ के यानी खाना बनाया मतलब खाना खाते हैं, साथ सबका खाना बनता है। सामाजिक संगठन यहाँ पर बन जाता है, सदस्यों का निश्चित संस्तरण होता है, परस्पर कार्यबोध होता है, सबको पता चलता रहता है किसको क्या काम करना है ज्वाइंट फैमिली में। तो ये आपकी चीज हो जाएगी। फिर 16वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है आपका 16 क्वेश्चन में, सीमांत तुष्टिगुण व तुष्टिगुण में संबंध। तुष्टिगुण अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है, इसको उपयोगिता बोलते हैं या यूटिलिटी बोलते हैं। क्या कर रहे हैं, सीमांत तुष्टिगुण जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और जो यहाँ पर आपका कुल तुष्टिगुण, ये तुष्टिगुण अलग अलग नहीं है, एक ही में रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या संबंध है वो आप सुन लीजिए। देखिए क्या है कि सीमांत तुष्टिगुण जो है, सीमांत तुष्टिगुण में प्रारंभ से ही कमी होती है, जबकि कुल तुष्टिगुण में एक सीमा तक वृद्धि होती है। दूसरा संबंध क्या है, जब सीमांत तुष्टिगुण धनात्मक रहता है ना, तब कुल तुष्टिगुण बढ़ता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सीमांत तुष्टिगुण धनात्मक है, कुल तुष्टिगुण बढ़ेगा। वहीं अगर सीमांत तुष्टिगुण आपका 0 हो गया तो कुल तुष्टिगुण आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। फिर सीमांत तुष्टिगुण के शून्य होने पर, ये आपको मैंने अभी बताया, सीमांत तुष्टिगुण के शून्य होने पर कुल तुष्टिगुण अधिकतम होता है। फिर पूर्ण तृप्ति के बाद भी वस्तु का उपभोग करने पर सीमांत तुष्टिगुण ऋणात्मक हो जाता है, जबकि कुल तुष्टिगुण घटने लगता है। यही यहाँ पर यही 3-4 संबंध होते हैं। कोई भी इसमें से आप लिख दीजिए, सब लिख दीजिए तो पूरा आपका नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका 17वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका यहाँ पर जो है, कौन सा बताना था, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 1 सेकेंड, सीमांत तुष्टिगुण बता दिया आपको। 17वां क्वेश्चन बताना है, उत्पादन के एक साधन के रूप में भूमि की विशेषता बताइए। भूमि की काफी सारी विशेषता मैंने आपको बताई है, जैसे अभी सीमित पूर्ति है, लिमिटेड सप्लाई। सीमित पूर्ति है भाई, भूमि सीमित है, आप उसको बढ़ा थोड़ी सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी हाथ पैर मारेंगे भूमि थोड़ी बढ़ेगी। प्रकृति की निःशुल्क देन, आपको पता है वैसे तो अब ये समय दूसरा है जब भूमि पर भी यानी रेंट वगैरह लगाया जाता है, वो भी अब निःशुल्क नहीं रह गई है, लेकिन प्रकृति ने तो हमको निःशुल्क दिया है। ये अनासवान होती है, अचल व गतिहीन होती है, अचल यानी चल नहीं सकती। अब मान लीजिए गोरखपुर में जो भूमि है उसको आप मध्य प्रदेश में नहीं ले जा सकते। गतिहीन है यानी स्पीडलेस है, जा नहीं सकती इधर से उधर। निष्क्रिय उपादान है क्योंकि सक्रिय तो श्रम होता है। फिर विविधता होती है अलग अलग भूमि में, विविध उपयोग इसके हो सकते हैं। स्थिति का महत्व है भाई, जहां पर मान लीजिए शहर के पास में है या रोड के या बाजार वगैरह के पास में भूमि है तो उसका ज्यादा आपको ये जो है क्या है कि उसका यानी ज्यादा रेंट लगेगा। फिर गांव का भूमि है कम रेंट लगेगा। अनिवार्य उपादान है क्योंकि भूमि जो है वो उत्पादन में उसका आधार यानी बेस देती है, ठीक है, एक बेस प्रदान करती है। फिर क्या आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18,
18वें क्वेश्चन का क्या कह रहा है, योजना काल में कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। जो योजना काल है या इसको आप क्या बोल सकते हैं, जो प्लानिंग पीरियड, ठीक है, उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रोथ, उसमें वृद्धि करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर जो प्रकाश प्रयास किए गए हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 4 नंबर में आया हुआ है। देखिए 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली, ठीक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से, ये पूछा जाता है, 2017 तक चली 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पूछा जाता है, इससे पहले वाले 2010 वाले पेपर में पूछा था, ठीक है। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं आपकी, ठीक है, 12 से 17 तक चली थी, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आपका मांग का नियम क्या है, मांग का नियम क्यों लागू होता है। तो मांग का नियम तो वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, देखिए जब कोई कीमत जो है उसकी, यानी अगर देखेंगे तो जो उसकी कीमत है कोई वस्तु की वो घटेगी तो मांग बढ़ेगी, वहीं अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, यही होता है आपका मांग का नियम। मान लीजिए अब कोई भी आपका चीज है, यहाँ पर चीनी है, मान लीजिए शुगर है, आपका शर्करा, मान लीजिए अगर 100 रुपए किलो है तो बहुत ज्यादा कीमत है, मांग घट जाएगी, सभी लोग नहीं उसकी डिमांड करेंगे। अब वहीं मान लीजिए बहुत सस्ता है तो उसकी डिमांड होगी, ठीक है, मांग बढ़ जाएगी उसकी। तो ये चीज यहाँ पर यानी कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, मांग घटेगी कीमत बढ़ेगी, ये इसमें होता है, ठीक। और क्यों लागू होता है, तो इसका कई सारा कारण है। जैसे पहला आपका है घटते सीमांत तुष्टिगुण का नियम, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव, इसके अलावा आय प्रभाव, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। फिर अगर आपको ये मांग वाला नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां आपको बतानी है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी परिभाषा लिख दीजिए, और जो उसकी श्रेणी है, जो कैटेगरी है, वो लिख दीजिए। आगे देखते हैं, इसी में आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए, सहकारिता के सिद्धांतों की व्याख्या, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, उसको आपको यहाँ पर उसकी व्याख्या करनी है। कौन, यहाँ पे मैं आपको कुछ सिद्धांत जो है बता देता हूँ। देखिए कौन कौन से, पहला है ऐच्छिक संगठन यानी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे तो उस सहकारी संगठन का सदस्य बने, चाहे तो ना बने, आपके ऊपर है। लोकतंत्रीय प्रबंध यानी जो लोग होते हैं उन्हीं का इसमें तंत्र चलता है प्रबंधन में। इसके अलावा क्या है, पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, जो लोग होते हैं एक दूसरे की इसमें सहायता करते हैं तो उससे आत्म सहायता, सेल्फ हेल्प हो जाता है। फिर क्या है, सामूहिक कार्य द्वारा सामूहिक कल्याण, कई लोग मिलते हैं तो समूह में कार्य करते हैं तो सबका समूह में कल्याण होता है। जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे सामूहिक कार्य सामूहिक कल्याण। फिर क्या है, नैतिक मूल्यों पर बल, जो नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यूज आप बोल सकते हैं, उनको यहाँ पर उस पर बल दिया जाता है। इसके अलावा ओपन मेंबरशिप है यानी खुली सदस्यता है, जो चाहे वो इसका सदस्य बन सकता है। और क्या है, राजनीतिक तथा धार्मिक निष्पक्षता, मान लीजिए कोई अलग अलग यानी कोई पॉलिटिशियन है, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है या अलग अलग रिलीजन का है, तो उसमें यहाँ पर निष्पक्षता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। और समानता यानी इक्वालिटी यहाँ पर होता है, ठीक है, सभी लोग समान होते हैं, कोई किसी भी वो का हो, ठीक है। तो ये चीज है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यहाँ पर देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका, उत्पत्ति ह्रास नियम की रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सहकारिता वाला नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कृषि विकास में योगदान पर एक लेख लिखना है। जो आपके रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर आपको जो कंट्रीब्यूशन है उस पर एक आर्टिकल लिखना है। चलिए आपका 21वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम की रेखा चित्र, जो कर्व होता है उससे आपको व्याख्या करनी है। उत्पत्ति ह्रासमान नियम जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग रिटर्न, ठीक है, या इसको उत्पत्ति ह्रासमान नियम बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। और इसमें होता क्या है, देखिए इसमें यह होता है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य उपादान या उपादानों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन घटती हुई अनुपात से मिलता है, ठीक है। तो इसको प्रतिफल ह्रास नियम भी बोला जाता है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, प्रतिफल ह्रास नियम, ठीक है, या घटते प्रतिफल का नियम भी इसी को बोला जाता है, ठीक है, या उत्पत्ति ह्रास नियम या प्रतिफल ह्रास नियम या घटती यानी प्रतिफल का नियम इसको बोला जाता है, यानी लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए आपने क्या किया, अपने कुछ जो उसके प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उसको आपने स्थिर यानी
उनकी मात्रा को स्थिर रख दिया और कोई एक फैक्टर है उसकी मेनली वो श्रम होता है उसकी मात्रा को आपने बढ़ा दिया, तो उससे आपको क्या हुआ, जो उत्पादन आपको बढ़ा तो, लेकिन कैसे बढ़ा, घटते हुए अनुपात में बढ़ा। तो इसी प्रवृत्ति को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग रिटर्न। परिभाषा मैंने आपको बता दी, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य उपादान या उपादानों की मात्रा में वृद्धि यानी करने पर कुल उपादान में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है। तो इस प्रवृत्ति को हम प्रतिफल ह्रास नियम या घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। यहाँ पर आपका खत्म होता है लेक्चर पूरा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो एकदम बेस्ट तरीके से सॉल्व करा दिया है। इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करेंगे, ये सभी आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है। स्पेशली मैं आपको बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोज में कमेंट जो है वो आपको जरूर करना है ताकि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पर होता है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपनी जो मटेरियल है वहाँ पर वो डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए मैंने क्या किया है, इसके पहले मैं वर्ष 2007, फिर इसके अलावा 2010, 2011 जो अभी वाला है ये जो सॉल्व करा है मैंने, 2023, 2020, कितना साल हो गया, 1 2 3 4 5 साल का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है और 5 ही साल का नहीं, इसके अलावा मैंने आपको 3-4 साल का 2017, 18 वगैरह का भी सॉल्व कराया है। ठीक है, तो सभी आपको यहाँ पर जो मॉडल पेपर है वो देखने को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम मैंने आपको 7 से 8 मिनिमम 7 से 8 पेपर आपको सॉल्व कराया है 7 से 8 साल का। ठीक है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। Thanks for watching. Take care. Have a nice day.